हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द लर्नर स्टडी यूट्यूब चैनल। आज फिर से मैं मॉडर्न हिस्ट्री का एक और नया वीडियो लेकर आई हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता होगा, मैं अपने चैनल पर मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री कंप्लीट करवा रही हूँ, जिसमें अभी तक मैंने कई सारे इंपॉर्टेंट वीडियो कंप्लीट करवा दिए हैं। और लास्ट वाले वीडियो में मैंने आप लोगों को बताया था कि गांधी जी जो हैं वो अब हमारे देश में आ जाते हैं और किस तरीके से वो जो उनके हमें प्रारंभिक आंदोलन देखने को मिलते हैं, यानी कि जो उन्होंने क्षेत्रीय स्तर पर अलग अलग जगह पर जाके जो प्रारंभिक आंदोलन उन्होंने चलाए थे, जिन्हें हम लोग क्षेत्रीय आंदोलन भी कहते हैं, उनके बारे में हम लोगों ने लास्ट वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कस कर लिया था। तो अब जो है गांधी जी के अखिल भारतीय स्तर के जो आंदोलन हैं उनकी शुरुआत होने वाली है। तो आज के वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ जो इसी टाइम पे 1919 में जो रॉलेट एक्ट लाया गया था, उसके बाद फिर रॉलेट सत्याग्रह हुआ था। तो रॉलेट एक्ट और रॉलेट सत्याग्रह दोनों के बारे में मैं डिटेल में करवाऊंगी। इसी के साथ इस एक्ट की वजह से जो एक बहुत बड़ा मैस्केयर हमें देखने को मिला था, जिसे हम लोग जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कहते हैं, तो उसके बारे में भी हम लोग थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, क्योंकि वो इस एक्ट की वजह से ही वो जो हत्याकांड है वो हुआ था। तो हम लोग उसके बारे में पूरी डिटेल में डिस्कस करेंगे। यानी कि आज मैं आप लोगों को 3 चीज़ें डिस्कस करने वाली हूँ। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को रॉलेट एक्ट के बारे में बताऊँगी, उसके बाद फिर जो रॉलेट सत्याग्रह चलाया गया था उसके बारे में डिस्कस करूँगी, और फिर एंड में जलियांवाला बाग जो हत्याकांड था उसके बारे में डिस्कस करूँगी। लेकिन इसके पहले अगर आप लोगों ने लास्ट वाले वीडियोस नहीं देखे हैं तो प्लीज़ पहले वो वाले वीडियोस ज़रूर देख लीजिएगा, जिससे आप लोगों को पता चल जाएगा कि गांधी जी जो हैं वो किस तरीके से भारत में आए थे। भारत में आने से पहले उन्होंने किस तरीके से दक्षिण अफ्रीका में रह के अपनी जो है एक जनवादी नेता की छवि निर्मित कर ली थी, और फिर भारत में आके किस तरीके से उन्होंने अलग अलग क्षेत्रों में अपनी पहचान बनाई थी, और अब वो एक राष्ट्रीय अगर हम लोग कहें राष्ट्रीय स्तर के जनवादी नेता जो हैं उसके रूप में उभर कर सामने आने लगे थे। तो पहले आप लोग बैकग्राउंड गांधी जी के बारे में ज़रूर देख लीजिएगा लास्ट वाले वीडियोस से। उनका लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। इसके अलावा अगर आप लोग एंसेंट और मिडाइवल हिस्ट्री के वीडियोस भी देखना चाहते हैं तो वो मैं ऑलरेडी कंप्लीट करवा चुकी हूँ, उनका लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बने रहिए हमारे साथ फॉर लर्न एंड स्टडी विथ लर्नर्स स्टडी। तो और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि हिस्ट्री से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट वीडियो आप लोगों को मिलते रहें। इसके अलावा अभी जो G20 सम्मेलन हुआ था हमारे देश में, उससे रिलेटेड भी मैं सारे वीडियोस जो हैं वो कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं G20 के बारे में तो आप लोग मेरे वो वाले वीडियोस भी देख सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आज की वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करते हैं रॉलेट एक्ट के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि आखिर ये जो कानून था वो क्या था। तो ये कानून जो है वो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में लाया गया था, इसीलिए इसका नाम रॉलेट एक्ट पड़ा था। तो किसकी अध्यक्षता में लाया गया था? सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में। तो ये बात आप लोग याद रखिएगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, इसका जो उद्देश्य था वो क्रांतिकारी गतिविधियों पर नियंत्रण लगाने का था। उसी के उद्देश्य से एक रॉलेट समिति का गठन किया गया था, और इस समिति की अनुशंसा पर ही मार्च 1919 में रॉलेट एक्ट जो है वो पारित किया गया था। यानी कि यहाँ पे 3 चीज़ें आप लोग याद रखिएगा। पहला तो किसकी अध्यक्षता में लाया गया था? तो सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में। दूसरा किस उद्देश्य से लाया गया था? तो ये लाया गया था कि जो भी क्रांतिकारी गतिविधियां उस टाइम पे हो रही थी उन पर नियंत्रण लगाने के उद्देश्य से। और कब लाया गया था? तो मार्च 1919 को ये कानून जो है वो पारित किया गया था। इसके अलावा अगर हम लोग इसके प्रावधानों के बारे में डिस्कस करें तो इसमें कई सारे प्रावधान किए गए थे। यानी कि संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा, किसी पर भी बिना मुकदमा चलाए उसे 2 साल तक जेल में बंद किया जा सकता है। इसके अलावा मुकदमा जो है वो विशेष अदालत में ही चलाया जाएगा, और इसके निर्णय के विरुद्ध अपील नहीं की जा सकती। यानी कि बेसिकली इसका मतलब ये था कि अंग्रेज जो हैं
वो नहीं चाहते थे कि उनके खिलाफ़ किसी भी तरीके से जो गतिविधियां हैं वो हों, या फिर जो भी गांधी जी के आने के बाद जो सत्याग्रह आंदोलन हमें देखने को मिल रहे थे, यानी कि अंग्रेज़ों को उनका जो साम्राज्य था उसको समाप्त करने के लिए किसी भी तरीके से भारतीय लोग जो हैं वो प्रयास ना कर पाएँ, कोई भी किसी भी तरीके का आंदोलन वो लोग नहीं चला पाए। इसीलिए वो ऐसा कानून लेके आए थे कि किसी को भी मतलब संदेह के आधार पर उसको गिरफ्तार किया जा सकता है और बिना मुकदमा चलाए उसे 2 साल तक जेल में डाल सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने ये भी इसमें ऐड किया हुआ था कि कहीं भी 4 से ज़्यादा लोग जो हैं, या फिर अगर हम लोग कहें किसी भी सार्वजनिक स्थान पे 4-5 लोग जो हैं वो मिलकर बातचीत नहीं कर सकते हैं, समूह नहीं बना सकते हैं, इकट्ठा नहीं हो सकते हैं। तो इस तरीके की कई सारी चीज़ें जो हैं वो इसमें हमें देखने को मिल रही थी। तो ये जो है आप लोग इसके कानून के बारे में ज़रूर याद रखिएगा। इसके कुछ प्रावधान मैंने यहाँ पर डाल दिए हैं, ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। तो रॉलेट एक्ट बेसिकली यही था कि जो भी आंदोलन हो रहे थे उस टाइम पे अंग्रेज़ों के खिलाफ, उन पे नियंत्रण लगाया जा सके, उनको ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल किया जा सके, जिससे कि अंग्रेज़ जो हैं उन्हें जो भी इन सब से जो नुकसान हो रहा था वो ना देखने को मिले। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो आप लोग याद रख सकते हैं। आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रॉलेट सत्याग्रह के बारे में। तो जब ये जो कानून पारित किया गया था तो इससे हमारे जो उस टाइम पे जो नेता हुआ करते थे, जो भी लीडर्स हुआ करते थे, उनमें से भी कई सारों को गिरफ्तार कर लिया गया था और उन्हें जेल में डाल दिया गया था। गांधी जी जो हैं उन्हें भी इस कानून की वजह से जेल में जाना पड़ा था। तो ये भी हमें देखने को मिला था। तो इसीलिए उस टाइम पे जितने भी जो भारतीय क्रांतिकारी या फिर जो भी हमारे लीडर्स हुआ करते थे, उन्होंने इस कानून का विरोध किया और एक सत्याग्रह चलाया जिसे रॉलेट सत्याग्रह कहा गया, क्योंकि ये रॉलेट कानून जो था, रॉलेट एक्ट जो था, उसका विरोध करने के लिए ही लाया गया था, इसलिए इसे रॉलेट सत्याग्रह कहा जाता है। तो अब हम लोग इसमें देख लेते हैं कौन कौन सी चीज़ें हमें देखने को मिली थी। तो इस कानून का राष्ट्रीय नेताओं द्वारा एक स्वर में विरोध किया गया, यानी कि उस टाइम पर जितने भी राष्ट्रवादी नेता हुआ करते थे उन सब ने मिलकर इस कानून का विरोध किया, क्योंकि इस कानून से काफ़ी ज़्यादा नुकसान देखने को मिल रहा था। क्योंकि ये ऐसा कानून था जो मतलब भारतीयों को बहुत ही गलत तरीके से नुकसान पहुंचा रहा था। तो इसीलिए जितने भी सभी भारतीय नेता उस टाइम पर, राष्ट्रवादी नेता हमें देखने को मिल रहे थे, उन सब लोगों ने मिलकर इस कानून का विरोध किया और इसे हर तरीके से गलत कानून कहा। ये आप लोग खुद भी देख सकते हैं कि ये कितना गलत कानून था कि कहीं भी सार्वजनिक स्थान पर लोग जो हैं वो समूह बनाकर इकट्ठा नहीं हो सकते हैं और संदेह के आधार पर किसी को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। तो इससे काफ़ी ज़्यादा लोगों को गिरफ्तार भी किया जा रहा था, उन्हें जेल में भी डाला जा रहा था और उन पे मुकदमा भी नहीं चलाने दिया जा रहा था। यानी कि जो कोर्ट होते हैं वहाँ पे भी हम लोग जाके उनके खिलाफ मतलब मुकदमा नहीं चला सकते हैं, और जो भी अंग्रेज़ जो है जो भी उसके मुकदमे से रिलेटेड जो भी निर्णय लेंगे उसे एक्सेप्ट करना पड़ेगा, यानी कि उसके खिलाफ हम लोग अपील भी नहीं कर सकते थे। तो ये कई सारी चीज़ें थी, इसीलिए जितने भी राष्ट्रवादी नेता थे सब ने मिलकर इस कानून का विरोध किया। गांधी जी द्वारा फरवरी 1919 में बॉम्बे में एक सत्याग्रह सभा का गठन किया गया था। यानी कि गांधी जी जो हैं उस टाइम हमें देखने को मिल रहे थे, तो उन्होंने भी इस कानून का विरोध किया और इसी से रिलेटेड उन्होंने एक सत्याग्रह सभा का गठन किया था। तो ये कब किया था? फरवरी 1919 में। और कहाँ पे किया गया था? तो बॉम्बे में किया गया था, यानी कि प्रेजेंट टाइम का जो हमें मुंबई देखने को मिलता है, वहाँ पे सत्याग्रह सभा का गठन गांधी जी के द्वारा किया गया था। उसके बाद फिर हमें देखने को मिलता है 9 अप्रैल 1919 की तिथि आंदोलन प्रारंभ करने के लिए निर्धारित की गई थी। तो 9 अप्रैल ये हमें डेट जो है उन्होंने सत्याग्रह करने के लिए डिसाइड की थी, आंदोलन चलाने के लिए डिसाइड की थी। और इसी के बाद फिर हमें देखने को मिलता है कि जो कई सारी क्रांतिकारी गतिविधियां अलग अलग क्षेत्रों में होने लग जाती हैं और उसी का परिणाम जो है वो हमें बाद में देखने को मिलता है। जलियांवाला बाग जो हत्याकांड हुआ था वो भी इसी से रिलेटेड हमें देखने को मिला था। तो डेट तो गांधी जी ने डिसाइड की थी 9 अप्रैल 1919, लेकिन अगर हम लोग बात करें कि पंजाब, अहमदाबाद, दिल्ली जैसे जो भी कई सारे एरिया थे वहाँ पर 6 अप्रैल से पहले ही ये जो आंदोलन है वो आरंभ हो गया था। यानी कि अगर हम लोग बात करें कि गांधी जी ने
तो डेट अलग डिसाइड की थी कि इस डेट के बाद ही हम लोग आंदोलन जो है वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन चूंकि ये वाले जो एरिया थे यहाँ पे जो लीडर्स हुआ करते थे उन्होंने पहले से ही इसका विरोध करना शुरू कर दिया और उन्होंने पहले से ही जो है वो अपने यहाँ पे आंदोलन जो है वो स्टार्ट कर दिया था। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, आंदोलन के दौरान कई सारी चीज़ें डिसाइड की गई थी कि क्या क्या करना है, जैसे कि हड़ताल है, उपवास है, इसके अलावा जो प्रतिबंधित साहित्यिक कानून संबंधी जो कानूनों का विरोध है इत्यादि गतिविधियों को शामिल किया गया था। यानी कि अगर हम लोग बात करें, जो भी उस टाइम पे साहित्य हुआ करते थे उनको प्रतिबंधित किया गया था, तो उनसे संबंधित कानून हैं उनका विरोध किया जाएगा। इसके अलावा हड़तालें की जाएंगी, उपवास किया जाएगा, अनशन की जाएंगी। तो ये सारी गतिविधियां जो हैं वो गांधी जी के द्वारा डिसाइड की गई थी। और गांधी जी का, जैसा कि आप लोगों को पता होगा, गांधी जी हिंसा का हमेशा विरोध किया करते थे। तो उन्होंने यही कहा था कि ये जो हम लोग आंदोलन चलाएंगे ये भी हिंसात्मक नहीं होगा, यानी कि इसमें भी हम लोग अहिंसा का पालन करेंगे। लेकिन बाद में हमें देखने को मिलता है कि इस हिंसा का जो है वो सहारा लेने लग जाते हैं लोग, और बाद में हमें देखने को मिलता है कि पंजाब में ये आंदोलन जो है वो हिंसात्मक हो जाता है। इसी वजह से गांधी जी जो हैं वो इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं, क्योंकि गांधी जी हिंसा का कभी भी समर्थन नहीं करते हैं। तो जब हिंसा इसमें ऐड होने लगी थी तो गांधी जी जो हैं उन्होंने इस आंदोलन को वापस ले लिया था। तो बेसिकली ये सारी चीज़ें आप लोग इस आंदोलन के बारे में ज़रूर याद रखिएगा। तो एक ओवरव्यू मैं दे देती हूँ कि रॉलेट सत्याग्रह क्या था। तो जो रॉलेट कानून लेकर आया गया था उसका सभी राष्ट्रवादी नेताओं के द्वारा विरोध किया जा रहा था, और उसी के लिए अगर हम लोग बात करें, गांधी जी ने एक सत्याग्रह सभा जो है उसका गठन किया था, और उन्होंने सत्याग्रह या फिर अगर हम लोग कहें आंदोलन चलाने के लिए एक डेट डिसाइड की थी 9 अप्रैल 1919। लेकिन उससे पहले ही कई सारे एरिया में ये जो आंदोलन है वो स्टार्ट हो जाता है, और गांधी जी ने कई सारे तरीके बताए थे, लेकिन उन्होंने किसी भी तरीके से हिंसा का समर्थन नहीं किया था। यानी कि वो चाहते थे कि ये आंदोलन पूरे तरीके से अहिंसा ही रहे, लेकिन पंजाब में हमें ये आंदोलन जो है वो हिंसात्मक होते हुए दिखाई देने लग जाता है। तो इस वजह से गांधी जी जो हैं वो इस आंदोलन को वापस ले लेते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो है वो आप लोग रॉलेट सत्याग्रह के बारे में ज़रूर याद रखिएगा। अब आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं इसके महत्व के बारे में, यानी कि ये जो रॉलेट सत्याग्रह हुआ था इसका महत्व हम लोग देख लेते हैं। तो ये राष्ट्रीय स्तर पर संचालित पहला आंदोलन था, यानी कि गांधी जी के आने के बाद अगर हम लोग बात करें, उसके पहले तो हमें जो स्वदेशी आंदोलन है, होम रूल लीग आंदोलन है, वो देखने को मिले थे राष्ट्रीय स्तर के आंदोलन। लेकिन गांधी जी के आने के बाद ये पहला आंदोलन था जो कि हमें राष्ट्रीय स्तर पर देखने को मिला था, और गांधी जी द्वारा संचालित, ये भी हम लोग कह सकते हैं, क्योंकि अभी गांधी जी ने जब से वो आए थे तब से उन्होंने सिर्फ जो क्षेत्रीय आंदोलन है अलग अलग क्षेत्रों में उन्हीं आंदोलनों को संचालित किया था। लेकिन राष्ट्रीय स्तर पर गांधी जी द्वारा संचालित ये हमें पहला आंदोलन देखने को मिल रहा था। इसके अलावा गांधी जी एक जन नेता के रूप में पूरे तरीके से स्थापित हो चुके थे। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो आंदोलन के दौरान संगठनात्मक कमजोरियों को समझा, यानी कि जैसा कि आप लोगों ने देखा ही होगा कि गांधी जी ने जो है अलग डेट डिसाइड की थी, लेकिन एक अगर हम लोग बात करें संगठनात्मक कमी की वजह से लोग जो हैं वो उसका पूरी तरीके से पालन नहीं कर पाए, और उन्होंने पहले ही जो आंदोलन है वो स्टार्ट करना शुरू कर दिया था। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं कि गांधी जी ने इस कमी को पहचाना इस आंदोलन की वजह से। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें तो भारत में संचित असंतोष और आंदोलन की व्यापक संभावना को भी देखा, यानी कि अगर हम लोग बात करें कि इस आंदोलन के द्वारा गांधी जी ने ये समझा कि अंग्रेजों के खिलाफ भारतीयों में कितना असंतोष जो है वो हमें देखने को मिल रहा है, और उन्होंने ये भी देखा कि आंदोलन की व्यापक संभावना किस तरीके की हो सकती है। यानी कि इससे अगर हम लोग बेसिकली बात करें तो गांधी जी ने कई सारी चीज़ें समझी, और आगे के जो आंदोलन हैं उन्होंने उसमें इन सारी चीज़ों का, यानी कि जो भी उन्होंने यहाँ पे अनुभव किए थे उनका बाद में प्रयोग किया। तो ये भी हमें देखने को मिल जाता है। तो ये कुछ महत्व मैंने डाल दिए हैं, इन्हें आप लोग ज़रूर से याद रख लीजिएगा। कहीं भी एग्ज़ाम में आंसर राइटिंग वगैरह आप लोग करते हैं तो वहाँ पे लिखने के लिए ये ज़रूरी हो जाते हैं। अब आगे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में, तो जिसे हम लोग जलियांवाला बाग मैस्केयर भी कहते हैं। तो इसकी डेट ज़रूर याद रखिएगा, 13 अप्रैल 1919। तो ये किस वजह से हुआ था, तो ये मैंने बता ही दिया, जो उस टाइम पर रॉलेट एक्ट जो है वो लागू हुआ था,
था, तो उसी वजह से हमें देखने को मिलता है। तो अभी सारी चीज़ें हम लोग डिस्कस करेंगे। तो जैसा मैंने बताया था कि गांधी जी ने आंदोलन की जो डेट है वो 9 तारीख डिसाइड की थी, 9 अप्रैल। तो उसी के कुछ टाइम बाद ही हमें देखने को मिलता है कि ये जो हत्याकांड है वो हुआ था, क्योंकि उस टाइम पे हमें देखने को मिला था जब आंदोलन जो है वो सक्रिय हो गया था। तो पंजाब जैसे एरिया में हमें देखने को मिला था कि आंदोलन हिंसात्मक ही हो गया था। तो इस वजह से अंग्रेज़ जो है वो किसी भी तरीके से इस आंदोलन को दबा देना चाहते थे, और वो नहीं चाहते थे कि किसी भी तरीके से जो भारतीय लोग हैं या फिर जो आम जनता है वो किसी भी तरीके से मिल के आगे और कुछ भी करने की कोशिश कर सके। तो इसीलिए हमें देखने को मिला था ये आंदोलन। तो अब अगर हम लोग बात करें कि ये किस वजह से हुआ था, तो इसके बारे में अगर हम लोग बात करें तो सैफुद्दीन किचलू और सत्यपाल जो हैं उसकी गिरफ्तारी के विरोध में भीड़ एकत्रित हुई थी। यानी कि जैसा मैंने बताया था, रॉलेट एक्ट जो है उसमें भीड़ एकत्रित करने पर भी प्रतिबंध लगाया गया था। यानी कि सार्वजनिक स्थान पर ज़्यादा से ज़्यादा लोग इकट्ठे नहीं हो सकते हैं, समूह बना के एकत्रित नहीं हो सकते हैं। लेकिन अगर हम लोग बात करें, ये जो था वो वैसाखी का दिन था, जिस टाइम पर वैसाखी जो है एक फेस्टिवल होता है पंजाब में जो सेलिब्रेट किया जाता है। तो वहाँ पे लोग जो हैं वो जलियांवाला बाग जो है वहाँ पे एकत्रित हुए थे। और क्यों एकत्रित हुए थे, तो 2 नेता थे जिनका नाम हम लोग सत्यपाल और सैफुद्दीन किचलू याद रख सकते हैं। तो इनको गिरफ्तार कर लिया गया था। तो इन्हीं की गिरफ्तारी के विरोध में वहाँ पे लोग जो हैं वो एकत्रित हुए थे। और चूँकि वहाँ पे एक फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जा रहा था, तो इसीलिए ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ पे आए हुए थे, और वहीं पे लोग जो हैं वो इससे रिलेटेड डिस्कशन कर रहे थे। लेकिन अगर हम लोग बात करें, ये जो जलियांवाला बाग था इसमें निकलने का सिर्फ एक ही गेट था, यानी कि एंट्री का और एग्ज़िट का सिर्फ एक ही गेट था। और उसी गेट पे जो है वो जनरल डायर जो है वो वहाँ पे आके खड़ा हो जाता है, और अपने साथ वो जितनी भी सेना लेके आता है वो बिना चेतावनी दिए लोगों पे अंधाधुंध जो है वो गोलियां चलाना शुरू कर देते हैं। यानी कि लोगों के पास और कोई दूसरा रास्ता नहीं था जहां से वो निकल के अपनी जान बचा के भाग सके। तो ये हमें देखने को मिला था, सिर्फ एक ही रास्ता था। वहाँ पे लोग जो हैं वो फेस्टिवल मनाने के लिए एकत्रित हुए थे। उनको तो इस बात का अंदाज़ा भी नहीं होगा कि जो अंग्रेज़ हैं, या फिर अगर हम लोग कहें जो सेनापति था, जो सैनिक अधिकारी था जनरल डायर, वो इस तरीके की कोई भी हरकत करेगा। तो लोग वहाँ पे अच्छे से अपना फेस्टिवल सेलिब्रेट कर रहे थे, और अचानक से जो जनरल डायर है वो वहाँ पे और भी सैनिकों के साथ आ जाता है और लोगों पे गोलियां चलाना शुरू कर देता है। और तब तक चलाता रहता है जब तक कि वहाँ पे जितने भी लोग थे वो बिल्कुल मर नहीं जाते हैं। तो ये आप लोग देख सकते हैं। तो इसमें कई सारी चीज़ें आप लोग इम्पॉर्टेंट याद रख सकते हैं। तो पहला तो मैंने बता ही दिया, इसके डेट ज़रूर याद रखिएगा। और इस दिन वैसाखी का दिन था, जो कि एक फेस्टिवल है जो पंजाब में सेलिब्रेट किया जाता है। वहाँ पे लोग एकत्रित हुए थे जलियांवाला बाग में, और किस वजह से हुए थे तो रीज़न भी मैंने बता दिया। सैफुद्दीन किचलू और डॉक्टर सत्यपाल जो हैं उनकी गिरफ्तारी के विरोध में वहाँ पर लोग एकत्रित हुए थे, बातचीत कर रहे थे। और इसमें कई सारे लोगों की आप लोग नाम याद रख सकते हैं, जैसे कि जो लेफ्टिनेंट गवर्नर था उसका नाम माइकल डायर था, और जो सैनिक अधिकारी था जो वहाँ पे आया था लोगों पे जिसने गोलियां चलाई थी उसका नाम जनरल डायर था। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें, जब ये जो हत्याकांड हुआ था उसके विरोध स्वरूप कई सारी जो कदम है वो कई सारे हमारे जो लीडर्स हैं उन्होंने उठाए थे। जैसे कि रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है उसको छोड़ दिया था। इसके अलावा जो संकरण थे उन्होंने कार्यकारिणी से इस्तीफ़ा दे दिया था। यानी कि ब्रिटिश सरकार की जो कार्यपालिका हुआ करती थी उसमें संकरण जो है ये काम किया करते थे, तो उन्होंने वहाँ से इस्तीफ़ा दे दिया था। और रविन्द्रनाथ टैगोर जो हैं उन्होंने अपनी नाइटहुड की उपाधि जो है वो छोड़ दी थी। तो ये भी आप लोग याद रख सकते हैं। इसके अलावा और भी चीज़ें हम लोग देख सकते हैं, जैसे कि बाद में इसकी जांच के लिए एक समिति भी गठित की गई थी जिसका नाम हंटर समिति था, जो कि सरकारी समिति थी। और एक कांग्रेस जो है उसकी भी समिति जो है उन्होंने गठित की थी कांग्रेस के द्वारा। उसका नाम अगर हम लोग बात करें, नाम तो कुछ नहीं रखा था उन्होंने पर्टिकुलर, लेकिन मालवीय जी की अध्यक्षता में वो समिति जो है वो गठित की गई थी। तो मदन मोहन मालवीय जी का नाम आप लोग याद रखिएगा। तो 2 समिति हमें देखने को मिली थी, एक तो ब्रिटिश सरकार के द्वारा गठित की गई थी जो कि हंटर समिति थी, और दूसरी कांग्रेस की समिति थी
जो कि मदन मोहन मालवीय जी की अध्यक्षता में गठित की गई थी। तो ये सारी चीज़ें आप लोग जो हैं वो जलियांवाला बाग हत्याकांड के बारे में ज़रूर याद रखिएगा। और ये ऐसा हत्याकांड था जिसकी वजह से अंग्रेज़ जो हैं वो प्रेजेंट टाइम में भी शर्मिंदा होते हैं और अभी भी हमारे देश से माफ़ी मांगते हैं, क्योंकि ये काफ़ी बड़ा हमें मैस्केयर देखने को मिला था। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इसके बारे में ज़रूर याद रख सकते हैं। तो ये था आज का हमारा कंप्लीट वीडियो। आज मैंने आप लोगों को 3 चीज़ें डिस्कस कर दी। सबसे पहले मैंने रॉलेट एक्ट के बारे में बताया, फिर रॉलेट सत्याग्रह के बारे में, और फिर एंड में मैंने जलियांवाला बाग हत्याकांड जो है उसके बारे में भी एक ओवरव्यू आप लोगों को दे दिया है। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, जिससे कि इसी तरीके के और भी इंटरेस्टिंग वीडियोज़ आप लोगों को मिलते रहें। इसके अलावा अगर आप लोगों की कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप लोग मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलूंगी अब मैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।